हाँ बच्चे। Today we have to do plane progressive wave। ठीक है। हाँ बच्चे, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। नाम बता रहे बच्चे, प्रोग्रेसिव मतलब चलती हुई। ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव क्या होगी? जो चल रही है। ये तो इसका नाम ही बता रहा है ना। तो लिखिए बच्चे, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो लिख नहीं बच्चे, यहीं तो शुरुआत कर रहा हूँ। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, वेव विच वेव प्रोपेगेट मतलब ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे साउंड वेव है, मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई देता है। रेडियो वेव, ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, वो ऐसी वेव को कहते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। वेव जो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करती हैं। वेव विच प्रोपेगेट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, है ना। वेव विच प्रोपेगेट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, ऐसी वेव जो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। ऐसी वेव को कहते हैं बच्चे प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है। तो बच्चे, सपोज एक वेव ऐसे चल रही है, तो ये चल किस एक्सिस में रही है? इसमें एक्स क्या होगा बच्चे? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। एक्स क्या होगा बच्चे? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, चलने की डायरेक्शन। वाई क्या होगा बच्चे? डिस्प्लेसमेंट। वाई क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेव, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं बच्चे? एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम ए क्या होता है बच्चे? एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम mean position. The distance between two consecutive crests or trough is known as wavelength. और जितने टाइम के बाद वेव रिपीट कर रही है, ठीक है, जितने टाइम के बाद वेव रिपीट कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। टी इज द टाइम पीरियड। हाँ, टाइम पीरियड। और ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये होता है 2π/t, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चे? 1/, टाइम पीरियड। लैम्डा क्या होता है बच्चे? वेवलेंथ। लैम्डा क्या होता है बच्चे? वेवलेंथ, लेंथ। एक टर्म होता है बच्चे के, वेव के अंदर एक टर्म होता है के। के स्टैंड फॉर एंगुलर वेवलेंथ। के स्टैंड फॉर एंगुलर वेवलेंथ। के का मतलब क्या होता है? एंगुलर वेवलेंथ। ये होता है 2π/λ। ये होता है बच्चे 2π/λ। इसे हायर लेवल पे प्रोपेगेशन वेक्टर भी कहते हैं। 2π/λ को और क्या कहते हैं बच्चे? प्रोपेगेशन वेक्टर। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? यहां पर आपको दिखाई दे रहा है वाई एक्स टी। वाई एक्स टी का मतलब है डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी। जैसे आप एफ एक्स लिखते हो ना, कि फंक्शन ऑफ एक्स, या तो आप फिर ऐसे लिखते हो, या वाई एक्स कॉमा टी। इसका मतलब है वाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टाइम। इसका फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड ए साइन टाइम के साथ जो एक्सप्रेशन है वो होता है ओमेगा, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस वाई फाई। यहां पर y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव।
ए एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वाई जिसका जो टर्म है वो उसका एम्पलीट्यूड होगा सामने, तो वाई क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वाई क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव, है ना। ओमेगा मैंने आपको बता ही दिया, के बता दिया, फाइव, फाइव को कहते हैं इनिशियल फेज। ये पूरे एंगल को फेज कहते हैं ना, एंगल को क्या कहते थे बच्चे, फेज। तो इनिशियल फेज का मतलब है फेज एट टी इज इक्वल टू जीरो, फेज एट टी इज इक्वल टू जीरो। अगर टाइम जीरो है तो बच्चे एक्स भी जीरो होगा, वेव आगे चली नहीं होगी, तो खाली बचेगा क्या, टी और एक्स अगर जीरो हो गए तो एंगल क्या बचेगा, फाइव। तो इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, ठीक है। के क्या होता है बच्चे, के तो बता दिए, टू पाई लैम्डा। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होती है, तो बच्चे अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स है या ओमेगा टी प्लस के एक्स है, माइनस मतलब दोनों अपोजिट है, ओमेगा टी पॉजिटिव है तो के एक्स नेगेटिव है, ओमेगा टी नेगेटिव है तो के एक्स पॉजिटिव है, तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। अगर इसका उल्टा हो, ओमेगा टी दोनों के सेम साइन हो, माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक्सप्रेशन में दोनों के सेम साइन हो, माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रही है। वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी बताओ बच्चे, वेव वेलोसिटी, नहीं वो पार्टिकल वेलोसिटी, ये तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ वेव है, ये जो चल रहा है ना, ये पार्टिकल का चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ वेव, है ना, ये सब पार्टिकल का चल रहा है। वेव वेलोसिटी वी डब्ल्यू, वेव वेलोसिटी बच्चे, वेव वेलोसिटी क्या होता है, वेव वेलोसिटी क्या होता है बच्चे, जो आपने केमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ते हो, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा पढ़ा है ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो वहां से सी वेव सी का वैल्यू क्या आएगा, न्यू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, वेव वेलोसिटी होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। यहां से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा ओमेगा बाय टू पाई, ओमेगा बाय टू पाई, और इस फॉर्मूले से लैम्डा का फॉर्मूला आएगा टू पाई बाय के, ठीक है। क्या बच्चे समझा नहीं, मैं इनटू लिख रहा था,
यहां से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ओमेगा बाय 2 पाई आ गया, ठीक है ना। और यहां से वेवलेंथ का फॉर्मूला आएगा 2 पाई। अरे यहां देखो ना, ओमेगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी कितना आएगा ओमेगा बाय 2 पाई, 2 पाई को नीचे लिया ओमेगा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। यहां से अगर आप वेवलेंथ का फॉर्मूला निकालोगे तो क्या आएगा 2 पाई बाय के, बस ये आप पुट कर रहा हूं मैं यहाँ, इंटू 2 पाई बाय के। वेव वेलोसिटी होती है ओमेगा बाय के। वेव वेलोसिटी क्या होती है बच्चे, ओमेगा बाय के। हो गया। ये वेलोसिटी उसकी आई है वेव की पार्ट। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर दो तरह की वेलोसिटी है, एक तो वेव आगे बढ़ रही है, ये वेव वेलोसिटी है ना। एक पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहे हैं, वो पार्टिकल वेलोसिटी है। यहाँ पर पार्टिकल ऊपर जा रहे थे, फिर पार्टिकल नीचे जा रहे हैं, वो पार्टिकल वेलोसिटी है। ऊपर नीचे हिलने वाली वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी है। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं वेव वेलोसिटी की। अब आएंगे पार्टिकल वेलोसिटी पर। हम आएंगे बच्चे पार्टिकल वेलोसिटी पर। देखिए बच्चे, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव आई बच्चे, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव आई डिस्प्लेसमेंट की क्या आई, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव, कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आई, ठीक है। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अपॉन टाइम डी वाई बाई डी टी। वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो v इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लगा दिया, ds बाई डी टी की जगह यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कौन है y, तो v इज इक्वल टू लगा दिया dy बाई डी टी। पार्टिकल y एक्सिस में फ्लक्चुएट कर रहे हैं। यहां पर आपको x को कांस्टेंट मानना है, हालांकि x कांस्टेंट नहीं है, लेकिन x को क्या मानना है, कांस्टेंट। तो a, तो ऐसे रहेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, एंगल एडिटिव रहेगा, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव ओमेगा। जैसे आपने साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव करते हो, साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस 2 थीटा इंटू जो थीटा के साथ है वो आ जाता है ना, तो यहां भी ये जो टी के साथ था वो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव। ये हो गया पार्टिकल वेलोसिटी। सिमिलरली अगर आप निकालते हो पार्टिकल एक्स, तो ए ओमेगा क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी। जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो टाइम की टर्म्स में होता है, इंस्टेंटेनियस। हाँ हाँ, एक होता है एपी, पार्टिकल एक्सेलरेशन। एपी क्या है बच्चे,
पार्टिकल एक्सेलरेशन, ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, अगेन एक्स कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ए ओमेगा तो था ही, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एंगल एज इट इज, इनटू में क्या आ जाएगा, ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए पार्टिकल एक्सेलरेशन आ गया बच्चे, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव, ये होगा एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेशन। एपी इक्वल टू, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव वाई था, एपी क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो जहां पर एपी एक्सेलरेशन जिसका माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई था वो ऑसिलेशन की कंडीशन थी, तो यानी कि यहाँ पर जो वेव के पार्टिकल है वो ऐसे लहराते ऑसिलेशन कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, दैट पार्टिकल्स ऑफ वेव आर डूइंग एसएचएम, ये इक्वेशन शो कर रही है दैट पार्टिकल्स ऑफ वेव आर इन एसएचएम, particles of wave are in simple harmonic motion, हो गया बच्चे, हो गया बच्चे नोट, लिखे बच्चे क्वेश्चन, कौन, हेलो कौन बोल रहा है, हाँ के देखिए बच्चे, अगर आपको y दे रखा है, सपोज आपको y कुछ ऐसा दे दिया, 4 साइन पाई बाय 2
2t प्लस 4x/3 माइनस 4x/3 माइनस, हाँ क्वेश्चन है बच्चे, 1/4। अब आपसे कहेगा सब कुछ फाइंड कर दो, कुछ हालांकि आपको दो चीज नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूं फाइंड एवरीथिंग, जो आप इस इक्वेशन तक उधेड़ सकते हो पूरी उधेड़ दो। तो वैसे पहली बात क्या पता चली, ये सपोज इसे z कर दीजिए, इसे x कर दीजिए, फाइंड एवरीथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट 4 है, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चे, 4। एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चे, 4, ठीक है। हाँ मीटर यूनिट जो भी होंगी मीटर, ठीक है। जो सेंटीमीटर में देखो सेंटीमीटर में लेना, जो ये है ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, जो टी के साथ है, यहां पर टी के साथ कौन है, π/2 × 2, ये π/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, पाई, π/2 सबसे मल्टीप्लाई होगा पाई, ठीक है। ओमेगा किसके बराबर होता है, 2π/t के, तो टाइम पीरियड इसका 2 सेकंड है, फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, 0.5 हर्ट्ज है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कौन सी है बच्चे, -z एक्सिस, क्योंकि यहां पर z आ गया ना, यहां पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या हो गया बच्चे, -z, दोनों के सेम साइन है, सेम साइन में बताया था नेगेटिव है, नेगेटिव है, लेकिन वहां पर z है, तो नेगेटिव z एक्सिस, ठीक है। क्या बच्चे अभी आपको डायरेक्शन में क्या लिखवाया था, अगर ओमेगा टी प्लस के एक्स है या ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर उल्टा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है या सॉरी ओमेगा टी माइनस के एक्स है या माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स है, तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यही कंसेप्ट यूज किया बस यहाँ पर एक्स की जगह जेड है बस, ओमेगा टी प्लस के जेड, ओमेगा टी प्लस के जेड, नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी क्या होता है बच्चे, ओमेगा/के, तो यहां पर ओमेगा कितना था, पहले के निकालते हैं, फिर प्रोपेगेशन एंगुलर वेवलेंथ, के, जो एक्स वाई जेड जो यहां पर इसके साथ होता है, ये होगा बच्चे π/2, बाहर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 4/3, 2π/3, कितना आ जाएगा बच्चे, 2π/3। ठीक है। अब ये जो एंगुलर वेवलेंथ है वो 2π/λ के इक्वल होती है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 3 मीटर, लैम्डा कितना आ जाएगा बच्चे, 3 मीटर। VW, वेव वेलोसिटी, ओमेगा/के, ओमेगा था आपका पाई, के था आपका बच्चे, जो के आता है के, ठीक है, के आपका यहां पर के आ गया,
के होता है क्या है बच्चे, 2 पाई बाय लैम्डा। के का फॉर्मूला देखो पीछे लिखा है, के हमेशा 2 पाई बाय लैम्डा होता है, और यहाँ पर वो 2 पाई बाय 3 के इक्वल है। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा के लिए 3 बचेगा। इतने मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब पार्टिकल वेलोसिटी, इनमें से कोई भी 3 चीज पूछ सकता है आपसे, जरूरी नहीं सब कुछ पूछे। इनिशियल फेज पाई, इनिशियल फेज होगा माइनस में π/2 × 1/4, -π/8। इनिशियल फेज आ जाएगा -π/8। पार्टिकल वेलोसिटी वीपी, वो कितना था बच्चे? अब ये साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात मत लेना। ये साइन की जगह कॉस भी तो हो सकता था, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, dx/dt, लेकिन z क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट। जो इस तरफ चीज होती है उसे कांस्टेंट मानना होता है। तो ये तो देखो, इसमें होगा क्या, 4 तो कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस, बाकी एज इट इज π/2 × 2t प्लस 4z/3 -1/4 इंटू मल्टीप्लाई में क्या आएगा, जो टी के साथ है, टी के साथ क्या का है, π/2 × 2। यहां पर टी के साथ क्या है बच्चे, π/2 × 2, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया बच्चे 4 cos π/2 2t प्लस 4z/3 -1/4। ये आपका पार्टिकल वेलोसिटी आ गया इंस्टेंटेनियस। एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, फोर पाई। एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी कितना आ गया बच्चे, 4 पाई। क्या आना चाहिए बच्चे, टी के साथ क्या है, π/2 × 2 ही तो है, ये 2 से 2 काट दिया बस। एपी, पार्टिकल एक्सेलरेशन, ये कितना होगा, dvp/dt, लेकिन राइट में क्या चल रहा है, z कांस्टेंट है, तो ये कितना आएगा, 4 पाई तो है ही, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन π/2 2t प्लस 4z/3 -1/4 इंटू में π/2 × 2, π/2 × 2, π/2 × 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा -4 पाई² साइन π/, हाँ, -4 पाई² साइन π/2 2t प्लस 4z/3 -1/4। बच्चे वो बीच में फोन आ गया था किसी का, तो ये आ जाएगा पार्टिकल एक्सेलरेशन -4 पाई² साइन π/2 2t प्लस 4z/3 -π/4 -1/4। तो एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेशन कितना आ गया, -4 पाई² मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो हम एक इक्वेशन से बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो ये टीचर की मर्जी पे डिपेंड करता है कि वो इस क्वेश्चन को 3 नंबर में दे, 5 में दे, और आपकी सोच बूझ पे कि आप इसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो।
एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेशन तो लिखा है एसीसी। मेरे हिसाब से इतना चैप्टर आ रहा है आपका ये। मेरे हिसाब से इतना चैप्टर आ रहा है, बाकी सारे चैप्टर सिलेबस कट। टॉपिक एक बचा है स्टैंडिंग वेव, और तो बचा नहीं कुछ। हम बीट्स कराता हूँ, पहले बीट्स आ सकते हैं कि बीट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो पहले मैं बीट्स करा रहा हूँ। दो क्लास का मैं नहीं करा दूंगा, अभी तो टाइम है, पहले बीट्स करा दूंगा आज। बीट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा ना, तो बीट्स तो आ सकता है। स्टैंडिंग वेव मुझे कंफ्यूजन है बहुत। अभी तो इन्होंने कहा खोल सकते हैं, तो जरूरी थोड़ी खोलें। परमिशन दे दिया स्कूलों को खोलना है, तो स्कूल खुलेंगे तो खुल के तुम्हें रोज थोड़ा बुलाएंगे। नहीं नहीं। फर्स्ट मार्च है ना, कोई बात नहीं। ऐसे भी तो होंगे जिनके मार्च के सेकंड वीक में स्टार्ट होंगे, फरवरी के, उनकी वजह से मैं थोड़ा छुड़वाने के चक्कर में था स्टैंडिंग वेव। जिनके मार्च में उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, जिनका बीट्स नहीं आ रहा और दे आर श्योर कि उनका स्टैंडिंग वेव नहीं आ रहा, फिलहाल ऑल दो मैं बीट कराऊंगा। जिनको पक्का पता है उनका बीट नहीं आ रहा, उनकी मर्जी है। दे वांट टू कंटिन्यू, दे कैन कंटिन्यू द क्लास, अदरवाइज दे कैन लीव आल्सो। मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बीट। तो मैं कह रहा हूँ ना, जिसको नॉलेज के लिए पढ़ना हो पढ़ लो, नहीं तो मेरी तरफ से कोई कंपल्सन नहीं है। और जिसको नहीं पता वो तो जरूर पढ़े, वो बाद में आके जानना है कि दोबारा पढ़ा दो। देखो बच्चे, बीट्स देखो तीन चीजें होती हैं। अगर दो वे अगर दो वे देखो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, दो वेव सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं एंड सेम फ्रीक्वेंसी है, तो जब ये टकराती हैं, जब दो वेव सेम डायरेक्शन में चल रही है जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, जब ये दो वेव टकराएंगी, सपोज इसकी इक्वेशन y1 है, इसकी डिस्प्लेसमेंट y2 है, तो एक रिजल्टेंट वेव बनेगी y, ठीक है। तो ये जो y होगा, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। इस फिनोमिना को कहते हैं, जब ये टकरा के नई वेव बनाएंगी तो उनको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। ये 12th क्लास में आएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, इंटरफेरेंस का एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास मोबाइल टीवी चल रहा होता है,
मोबाइल में फोन आता है, टीवी के सिग्नल डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल और टीवी दोनों रेडियो सिग्नल पे चल रहे हैं, तो दोनों दोनों सिग्नल एक ही डायरेक्शन भागते हैं, टकराते हैं नहीं, दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, दैट इज इंटरफेरेंस। पर ये 12th क्लास में आएगा। बीट, दो वेव सेम डायरेक्शन में चल रही हैं बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, तो ये बीट्स बनाती हैं, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वाई, उसको कहते हैं बीट्स। तब जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, बीट्स। अगर दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और वो टकराते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं एंड सेम फ्रीक्वेंसी, तब जब ऐसी दो वेव टकराती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव बनती है वाई, उसको कहते हैं स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। बच्चे फर्स्ट में तो दोनों वेव सेम डायरेक्शन में चल रही हैं और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, ऐसी जो जब दो वेव टकराती हैं तो इंटरफेरेंस करती हैं। जब दो वेव सेम डायरेक्शन में चल रही है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, जब ऐसी दो वेव टकराएंगी तो उन्हें बीट्स कहते हैं। बीट्स का एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मैं भी बोलना शुरू कर दूं, मेरे साथ एक और बंदा बोलना शुरू कर दे, एक और बंदा बोलना, तीन चार बंदों ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली सबकी फ्रीक्वेंसी तो अलग अलग है, लेकिन आपको समझ में किसी की बात नहीं आएगी, क्योंकि मेरी वेव दूसरे बंदे की वेव तीसरे बंदे की सब आपस में टकरा देंगी और आपको कुछ और ही सुनाई देगा, जो कुछ और ही सुनाई दे रहा है ना वो बीट है। अगर दो चार बंदे क्लास में एक साथ बोलने के, टीवी भी चला लो, मोबाइल भी बात कर लो, गाने भी चला लो, सब कुछ एक साथ चला लो घर के अंदर, ठीक है, तो आपको किसी की बात कुछ समझ नहीं आएगी कि गाना कौन सा चल रहा है, टीवी कौन सा, टीवी में क्या चल रहा है क्योंकि वो कह रहे हैं सारी वेव्स आपस में टकरा के बीट्स बना रही हैं, सारी वेव आपस में टकरा के एक नई वेव बना रही है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, बीट, ठीक है। अब दो वेव अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसका मैंने एग्जांपल बताया, क्या लिख दिया, सेम फ्रीक्वेंसी, सॉरी, हाँ से इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया, टीवी प्लस रेडियो मोबाइल का जब सिग्नल आता है, इसका एग्जांपल क्या बताया बच्चे, 2 और 3 पर्सन स्पीकिंग टुगेदर, इसका आपने देखा गिटार, गिटार की तार को अगर आप तार को देखेंगे तो वो आपको ऐसे ऐसे हिलती हुई दिखाई देगी ऊपर नीचे, तो ठीक है, गिटार में क्या होता है, एक वेव ऐसे या फिर आप ऐसा समझिए कि आपने दीवार से एक रस्सी बांध रखी है, आप रस्सी को हिलाए जा रहे हो, आपने रस्सी को इंपल्स दिया ऐसे और हिलाए जा रहे हो, तो वो क्या रहा है बच्चे, ये वेव आगे टकराएगी, आगे जाएगी, आगे से टकरा के वापस आएगी, लेकिन आपने एक और ऐसे टकरा दिया, तो ओवरऑल जब ये टकराएंगे तो आपको बीच में, अगर आपने रस्सी देखी होगी, बीच में आपको ऐसे ऐसे हिलती दिखाई देती है दोनों तरफ, तो उसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव इन स्ट्रिंग। ये रस्सियों के अंदर होती है बेसिकली गिटार की तार के अंदर हो, ये मतलब ये स्ट्रिंग्स में होती है, एग्जाम्पल हो गया स्ट्रिंग्स इन गिटार, ठीक है। फिलहाल वी आर फोकसिंग ऑन बीट्स, क्योंकि बीट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा, ठीक है, तो हम बीट्स पे फोकस करते हैं। तो बीट्स स्टार्ट करने से पहले एक और टॉपिक, एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स,
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहता था कि अगर एक पॉइंट पे बहुत सारी वेव टकरा रही हैं, बहुत सारी, जितनी कैसे भी टकरा रही हो, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन कैसे भी टकरा रही हो, तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो इन सबकी, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी वो इन सबके सम के बराबर होगी, एल्जेब्रिक सम के। जितनी भी वेव एक पॉइंट पे टकरा जाएं, उनकी वजह से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो इन सब की डिस्प्लेसमेंट के एल्जेब्रिक सम के इक्वल होगी। ये स्टेटमेंट लिखवाऊं बच्चे इसकी, ये नोट हो गया नीचे वाला। सेम फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी लिख रहा था, बच्चे ने बोला तो है कि आपने डायरेक्शन ली गलती से, ये सेम फ्रीक्वेंसी है। तो रेड पेन आपको अलग दिखाई दे रहा है ना कि ब्लैक और रेड अलग अलग पेन है, ये सब कुछ ब्लैक ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी पेनों की बहुत जरूरत पड़ेगी। और ये ब्लू कलर का पेन अलग दिखाई दे रहा है, तीनों कलर अलग दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है। और दो स्टैंडिंग वे में ज्यादा जरूरत पड़ती है कलर पेन की, बीट तो वैसे भी समझ आ जाता है। लिखिए बच्चे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की डेफिनेशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की डेफिनेशन लिखिए बच्चे। The net displacement of the resultant wave, the net displacement of the resultant wave obtained by superimposing the net resultant, the net displacement, the net displacement of the resultant wave, the net displacement of the resultant wave obtained by superimposing two or more waves, obtained by superimposing two or more waves is the algebraic sum, is the algebraic sum of, is the algebraic sum of displacement of all waves, is the algebraic sum of displacement of all waves superimposing at that point, is the algebraic sum of is the algebraic sum of displacement of all waves superimposing at that point. लिखिए बच्चे बीट्स की डेफिनेशन, बीट्स की डेफिनेशन लिखिए बच्चे। Beats are the periodic vibrations, beats are the periodic vibrations in the intensity of sound, beats are the periodic vibrations in the intensity of sound when, beats are the periodic vibrations in the intensity of sound when two sound waves when two sound waves of nearly equal frequency, ठीक है, बीट्स कब बनती हैं, जब स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी होती है। When two sine waves of nearly same frequency travel in the same direction
travel in same direction, superimpose on each other. Superimpose on each other. Superimpose में टकराना. Superimpose on each other. Beats are periodic vibration in the intensity of sound when two sound waves of nearly same frequency of sound equals full stop. When two sound waves of nearly same frequency travel in the same direction, superimpose on each other, then बस यहीं तक है. Beats are the periodic vibration in the intensity of sound when full stop नहीं है वहां पर. Beats are the periodic vibration in the intensity of sound when two sound waves of nearly equal frequency या same frequency travel in the same direction, superimpose on each other. Beat frequency. Beat frequency. ये होता है नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड. बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चे? नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड. नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड. इसके अंदर पहला क्वेश्चन लिखिए. ऐसा क्यों है कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस छोटा होना? हाँ बच्चे. पहला क्वेश्चन, ऐसा क्यों है कि जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो छोटा होना चाहिए या 10 से छोटा होना चाहिए? Why the frequency difference must be less than 10 hertz? Am I audible? हाँ ओके. फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 10 हर्ट्ज से छोटा क्यों होना चाहिए? क्योंकि बच्चे आपने एक टॉपिक सुना है परसिस्टेंस ऑफ विजन, कि कोई भी इमेज हमारे दिमाग के अंदर 1/16 ऑफ सेकंड तक रहती है. इसी तरीके से परसिस्टेंस ऑफ साउंड भी होता है. परसिस्टेंस ऑफ साउंड भी होता है कि कोई भी साउंड हमारे दिमाग के अंदर 1/10 सेकंड तक रहती है. तो सपोज आपके दिमाग के अंदर Y1 साउंड घुसा हुआ है. अगर Y2 साउंड को उसके साथ इंटरफेयर करना है तो 1/10 सेकंड के अंदर दिमाग के अंदर घुस जाना चाहिए. तो हमारी दिमाग के अंदर दोनों टकराएंगी. अगर ये Y2 साउंड 1/10 सेकंड के बाद आई तो Y1 खत्म हो चुकी है, इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो बीट्स नहीं बनेंगी. तो लिखे बच्चे इसका आंसर V एज, एक मिनट, लिखे बच्चे. अब सही आ रहा है बोर्ड? हाँ लिखे बच्चे. We as human can hear
two sounds two sounds if time gap between the two if time gap between the two is more than 10 hertz. If time gap between the two is more than 1 by 10 second, is more than 1 by 10 second, तभी हमें दो अलग अलग साउंड सुनाई देंगी. So frequency gap should we as human. बच्चे हम दो साउंड को अलग अलग तभी महसूस कर सकते हैं जब उनके बीच का टाइम गैप 1/10 सेकंड से ज्यादा हो. 1/10 सेकंड से कम होगा तो कुछ अलग अलग नहीं सुन पाएंगे. अलग अलग सुनाई देने के लिए 1/10 सेकंड से ज्यादा का साउंड टाइम गैप होना चाहिए. तो जो फ्रीक्वेंसी गैप है, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है. फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर दो तो 10 हर्ट्ज का गैप मैक्सिमम होना चाहिए. देखिए बच्चे, वी एज ह्यूमन कैन हियर टू डिफरेंट साउंड. We as human can hear two different sound if the time gap between the two the time gap between the two the time gap between the two is more than 1 by 10 second, is more than 1 by 10 second. So frequency gap must be less than 10 hertz. इनवर्स है भाई, इनवर्स मोर रेसिप्रोकल फंक्शन है ना. अगर म्यू इज इक्वल टू 1 बाय टी, अगर ये मोर है तो ये लेस हो जाएगा ना. बच्चे ये दो वेव है जो बीट बनाने जा रही हैं. तो एक टर्म होती है बीट फ्रीक्वेंसी एम, वो होता है न्यू टू माइनस न्यू वन, नंबर ऑफ बीट इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड. अब देखिए मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, बस लास्ट टॉपिक करा रहा हूँ 2 मिनट का, फिर आपकी क्लास खत्म. देखो अब मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा रहा हूं बीट्स का. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीट्स. सपोज आपके पास पहली वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है. इसका मतलब एक सेकंड में वो 2 बार ऑसिलेट करेगी. एक सेकंड में वो 2 बार हिल रही होगी, है ना. एक सेकंड में वो 2 बार हिल रही होगी. एक कुछ नहीं लिखा बच्चे अभी तो. 0.5 और 1 सेकंड है टाइम. ये 1 सेकंड है, 0.5 सेकंड है. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड. अगर पहली वेव की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या है कि वो एक सेकंड में 2 बार हिल रही होगी, कि वो एक सेकंड में 2 बार हिल रही होगी. सपोज ये सेकंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 हर्ट्ज है. इसका मतलब क्या है कि वो एक सेकंड में 4 बार हिल रही होगी. इसका मतलब क्या है कि वो एक सेकंड में 4 बार हिल रही होगी, है ना. एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार. ये y1 वेव है, ये y2 वेव है. अब दोनों टकरा गई, अब दोनों टकरा गई तो होगा क्या बच्चे. देखिए होगा क्या.
देखिए बच्चे होगा क्या, यहां पर एक रिजल्टेंट वेव बनेगी y1 प्लस y2, ये दोनों पॉजिटिव थे ना, तो यहां पर एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा आएगा, यहां पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल होकर छोटा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का ऐड करके छोटा नंबर आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव फिर छोटा नंबर आएगा, यहां पर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया बच्चे बड़ा, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, दोनों क्या हो गया बच्चे बड़ा एम्पलीट्यूड आ गया। ठीक है, ये छोटा बन गया, जरा जगह कम हो गई। ठीक है, ये पॉजिटिव 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 क्या आएगा बच्चे, पॉजिटिव में बड़ा आएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये क्या आ गया बच्चे नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चे बहुत छोटा, यहां पर बड़ा आएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चे छोटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव छोटा, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया बड़ा। तो आप ये देखिए बच्चे कि ये एक बीट बन गई और सेम बीट रिपीट कर रही है, जैसे ये वेव थी है ना, ये एक बीट बन गई और यही बीट दोबारा रिपीट कर रही है आगे, यही बीट दोबारा रिपीट कर रही है। तो जब दो वेव टकराई, ये दोनों बीट बन गई, रेड वाली भी बीट है ब्लू वाली भी बीट है, ये क्या रेड वाली क्या है एक बीट और ब्लू वाली भी क्या है एक बीट। तो जब दो बीट टकराती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव होती है, जब दो वेव टकराते हैं जिनके बीच का फ्रीक्वेंसी क्या छोटा है, ठीक है 10 हर्ट्ज से कम है, यहां पर 2 हर्ट्ज है, तो रिजल्टेंट वेव कुछ ऐसी भी दिखाई देगी जिसको हम क्या कहते हैं बीट्स, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे बीट्स।